हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, तो आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उन सबको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। जो आज का अपना पहला टॉपिक है वो है आइसोमर्स। पीछे का रिवीजन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम बचता रहेगा। तो आप रिवीजन कर लेना जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस गाइस, आज अपन आइसोमर स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, जैसे फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे, और अपन ने यहाँ पे सिंगल और डबल बॉन्ड की बात करी थी। दो चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई थी आपको। एक क्या थी? कन्फर्मेशन, और एक नॉट कन्फर्मेशन। एंड कन्फिग्रेशन। ओके, तो मैंने ये बोला था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे मूवमेंट जो है साइड बॉन्ड्स का वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वो कम्प्लीटली 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ सिस और ट्रांस हो सकते हैं। तो उन दोनों सिस और ट्रांस को अपन किस में क्लासीफाई करेंगे? कन्फर्मेशन या कन्फिग्रेशन में? कन्फिग्रेशंस में। ओके, तो सिस और ट्रांस जो है वो कन्फिग्रेशंस होती है। कन्फर्मेशन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड के लिए होते हैं। जहाँ पे कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रोटेशन होता है। तो फ्रीडम ऑफ रोटेशन होने की वजह से कन्फर्मेशनल चेंजेस हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन के अंदर होते हैं मोस्टली। तो आपने प्राइमरी कन्फर्मेशन, जो प्रोटीन्स के जो भी कन्फर्मेशन होते हैं वो अपन पढ़ेंगे आगे चल के प्रोटीन फंक्शंस के हिसाब से। तो वो कन्फर्मेशन होते हैं, और कन्फर्मेशन मोस्टली सिंगल बॉन्ड के अंदर होते हैं। जहाँ पे आपको कुछ चेंज लाने के लिए बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़े वहाँ पे कन्फिग्रेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सी सी डबल बॉन्ड, जबकि ये जो ऊपर वाला सिंगल बॉन्ड वाला है, ये जैसे अगर आप बात करोगे कन्फर्मेशन, तो आपने सुना होगा एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। तो ये आपका क्या है? एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। और स्टैगर्ड में थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है इन बॉन्ड्स का। तो एक्लिप्स और स्टैगर्ड जो हैं वो अपन आज देखेंगे वापस। वो आपके कन्फर्मेशंस होते हैं, और कन्फिग्रेशन जो होती हैं वो डबल बॉन्ड के अंदर होती है। क्योंकि डबल बॉन्ड छोटा होता है, शॉर्ट होने की वजह से मूवमेंट में है प्रॉब्लम आती है साइड ग्रुप्स के। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है समझना। तो आज अपन नई टर्म पे चलते हैं जिसका नाम है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं गाइस? ये सुरक्षा, नो प्रॉब्लम, गुड इवनिंग। यस गाइस, व्हाट आर आइसोमर्स? अच्छा, आइसो का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक कर दूं तो आइसो मतलब सेम। ओके, और मर्स मतलब मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल्स का मतलब अगर मैं किसी दो को कंपेयर करूं तो वो दोनों दिखने में सेम होंगे। नॉट दिखने में, मतलब वो सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब जितने कार्बन इसमें हैं उतने ही कार्बन इधर है, बट चेंज किस में आएगा? उनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, या कौन सा हाइड्रोजन कौन सा कार्बन कहाँ है, उस चीज़ में डिफरेंस आएंगे। तो इन डिफरेंसेस को अपन क्लासीफाई करते हैं स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर। तो सबसे पहले आइसोमर्स आयन या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके आइडेंटिकल फार्मूला होते हैं। फार्मूला सेम होते हैं बट उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो आइसो मतलब सेम मॉलिक्यूल्स। आइसोमर्स डू नॉट नेसेसरीली शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो जब आइसोमर जो एक आप देखोगे कोई भी दो मॉलिक्यूल्स का, या फिर यहाँ पे देखो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप एज पे है एंड इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है बीच में चला गया है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, तब ये स्ट्रक्चरली एकदम सिमिलर है बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ सकता है, इनके इनके मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आ सकता है। तो वो सब चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं आइसोमर्स के अंदर। बट वो केमिकली या फिर स्ट्रक्चरली, मतलब फॉर्मूला वाइज वो एकदम सेम रहते हैं। टू मेन फॉर्म्स ऑफ आइसोमर। तो अपन जो आइसोमर्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और एक अपन उनको आइडेंटिफाई करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? यस गाइस, स्पेस। तो स्पेस के अंदर मतलब उनका अरेंजमेंट कैसा है स्पेस के अंदर? स्पेस मीन्स 3D में आप इमेजिन कीजिए, कोई भी दो मॉलिक्यूल जो हैं वो 3D के अंदर सेम नहीं हो सकते हैं। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पे एक कार्बन है, उसके तीन हाइड्रोजन है,
और ये कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन है। तो अगर आप 3D में इमेजिन करोगे तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऊपर की साइड हैं और इसके कहाँ हैं, नीचे की साइड से। तो ये दोनों में स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग हो गया, इसलिए इनको स्टीरियो आइसोमर्स अपन कह सकते हैं। जैसे आप मिरर इमेज देखते हो, मिरर इमेज के अंदर जो चेंज आता है स्ट्रक्चर के अंदर, वो बहुत ऐसा होता है कि आपको पता नहीं लगता, बट वो एकदम चेंज हो जाता है, अलग अलग कंपाउंड होते हैं। जैसे आप मिरर के सामने कोई, मान लो इसका मिरर इमेज लूँ मैं, चलो आगे देखते हैं, डायग्रामेटिकली समझ में आएगा। तो दो क्लासिफिकेशन जो है वो है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल के अंदर ये 3 चीज़ें होती है। चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर में आप देखिए कि यहाँ पे ये कार्बन 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 4 कार्बन है और वो एक लाइन के अंदर अरेंज्ड है, बट यहाँ पे क्या हुआ, 3 कार्बन लाइन में अरेंज्ड है और एक जो है वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज आ गया इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए इसको अपन चेन आइसोमर कहते हैं। पोजिशनल आइसोमर्स के अंदर मोस्टली फंक्शनल ग्रुप हो गया, जैसे फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप जो है या कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसमें चेंज आ गया, उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आ गया। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वाला यहाँ पे सबसे पहले ये एज पे था, कॉर्नर पे, अब ये क्या हुआ, इसने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ली है 1 से 2 पे, तो ये एक पोजीशन आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, जिसमें फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस आते हैं। मान लो यहाँ पे मिथाइल था ये, तो ये पोजीशन आइसोमर है कि मिथाइल ने अपनी जगह बदल ली। बट फंक्शनल ग्रुप अगर अपनी जगह बदलेंगे तो उनको अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, जिनका नाम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH है, OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, एक एक तरह का, अगर इसमें एज पे OH है तो इसको क्या कहूँगा, ये एक तरह का एल्कोहल है। यस दैट इज़ राइट शुभजीत। अगर यही O जो है ये शिफ्ट हो जाए बीच के अंदर तो ये क्या बन गया, दिस विल बिकम ROR। और ROR क्या होता है, एक ईथर बॉन्ड। तो आप देख रहे हो एक सिर्फ एक ऑक्सीजन के शिफ्ट होने की वजह से ये एक अल्कोहल से ईथर बॉन्ड बन गया है। तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ओके, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने आइसोमर्स के हिसाब से। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। जैसे जैसे अपन बायोकेमिस्ट्री आगे जाएगी अपने, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्टीरियो आइसोमरिज्म आता है, वहाँ पे पूछ लेते हैं कई बार कि जैसे एक ग्लूकोज दे दिया कि ग्लूकोज के अंदर कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, तो आपको फिर फार्मूले से कैलकुलेट करना पड़ता है, अपन देखेंगे कैसे। तो स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पे भी था, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट था। अब यहाँ पे क्या होगा कि उनकी जो पोजीशंस हैं स्पेस के अंदर, मतलब एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में उनकी जो पोजीशंस हैं डिफरेंट, वो चेंज हो जाएगी एटम्स की। फॉर एग्जांपल इसके दो क्लासिफिकेशंस हैं, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिक। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स मतलब जो अपन ने सिस और ट्रांस में देखा था, कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है, एक सिस कन्फिग्रेशन में एक ट्रांस में है। क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है रोटेशन को, जिसकी वजह से सिस और ट्रांस फॉर्म्स मिलती हैं अपन को, और वो एक एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का, ये आपको याद रखना है। जबकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, जो आपके सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल हैव ए कायरल सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट, कायरल सेंटर क्या होता है, व्हाट इज अ कायरल सेंटर, ऑल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यस, जब एक कार्बन जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट चारों तरफ से अगर घिरा हुआ होता है 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल से, तो उसको अपन कायरल कार्बन कहते हैं। और कायरल कार्बन जो होते हैं उनकी अगर आप मिरर इमेज लोगे, अगर यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर है आपका CH3, इधर है आपका OH, इधर है आपका CH3 और इधर है आपका CH3। जब इसकी एक मिरर इमेज बनाऊंगा मैं, तो क्या आएगा मेरा, इधर OH आएगा, इधर C आएगा, इधर CH3 आएगा, इधर CH3 आएगा और इधर CH3 आएगा। चेंज हो गया इन सब में। तो आपका जो कार्बन है, क्या ये कायरल है, नहीं है। ओके, तो क्या ये एक
ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जांपल है? ओके, तो ये कायरल नहीं है पर ये ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जांपल है, शुभजीत कह रहे हैं। और कोई? प्रिया इज सेइंग नो। ओके, यस गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। इज दिस एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स? यस दैट इज राइट सर। अभी तो डेफिनेशन पढ़ी है अपन ने। इट अकर्स ओनली व्हेन अ मॉलिक्यूल हैव अ कायरल सेंटर। यस शुभजीत, इतना जल्दी पागल बना दिया मैंने। इट गेट टू नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। तो मिरर इमेजेस जो हैं, या फिर जब आपको ऑप्टिकल आइसोमर बताना है तो आपका ज़रूरी है कि आप उसमें एक कायरल कार्बन रखें। तो वही चीज़ मैंने वहाँ गलत लिख दिया था, इसलिए मैं पलट गया वहाँ से। तो मान लो इधर ओ एच है, इधर आपका सी एच ओ है, इधर आपका सी ओ एच है और इधर आपका एच है। अभी ये कायरल है? यस अभी ये कायरल है। ओके, तो अब मैंने इसकी क्या मिरर इमेज बनाई है। अब मिरर इमेज को अगर मैं उठा के ऐसा का ऐसा इधर रख दूं तो मेरा क्या बनेगा ये? यहाँ पे तो सी एच ओ रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे एच रहेगा, इधर क्या आ जाएगा? ओ एच आ जाएगा। एज इट इज़ मैंने उठा के यहाँ रख दी है जो इधर थी। तो ये क्या हो रही है? सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। सो ये एक कैसा स्ट्रक्चर है? दोनों दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ओके, तो क्या ये अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं ये? यस गाइस, क्या ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं? यस ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं और ये दोनों क्या हैं? आइसोमर्स। अलग अलग ही तो हुए। क्या ये पॉसिबल है कि पूरा सी ओ एच उठ के इधर चला जाए? तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे शीशा नहीं दिखा रहे हैं अपन। ओके सरन, वहाँ पे अपन मिरर लेके नहीं जा रहे हैं असलियत में। यहाँ पे दो अलग अलग की बात कर रहे हैं कि ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। और मिरर इमेजेस जो होती हैं वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं, और इन्हीं मिरर इमेजेस को अपन क्या बोलते हैं? यस गाइस क्या बोलते हैं इनको? एनांशियोमर्स, दैट इज राइट। एनांशियोमर्स होते हैं मिरर इमेजेस दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। सभी को समझ में आया? और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस या एनांशियोमर्स बनने के लिए क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है? क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है? कायरलिटी। यस, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया? कायरल कार्बन का होना इम्पॉर्टेंट है। सभी को समझ में आया? ओके, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब अपन एक एक को धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ ही गया होगा, ये मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लेना एक बार। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। समटाइम्स मोर देन वन टाइप ऑफ आइसोमर अकर्स इन द सेम मॉलिक्यूल। द मोर कार्बन एटम्स द ग्रेटर द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। ओके, ये की बात है, ये तो आप समझ जाएंगे। तो ये सेम एग्जाम्पल वही है। अब आते हैं अपन ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पे। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस दो चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आपको सिस से ट्रांस में जाना है तो आपको बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। ओके, अगर आप बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट ये मॉलिक्यूल है और ये कम्प्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल है। वो ऐसे पड़े पड़े सिस और ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनको बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत है। और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो अगर एनर्जी मिल गई तो अपना बॉन्ड ब्रेक करके सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है सिस रेटिनॉल, सुना है? वो ऑल ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पे? यस जेपीसीआर में। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको लाइट की ज़रूरत होती है। तो लाइट के अंदर, लाइट क्योंकि एनर्जी देती है, तो आपका सिस रेटिनॉल जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और सिग्नलिंग मिलती है आँखों को जब आप लाइट डालते हो। रिपीट करूँ? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या क्या?
ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिपीट करूँ, अभिशांत एंड योगिता। टाइप है यस। योगिता, मे बी सम इंटरनेट इश्यूज। 2 टाइम हो गई है तो इंटरनेट इश्यूज ही हैं। ओके ओके, जहाँ हो रही है वहाँ आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यस ओके, तो मैं ये कह रहा था, यस अभिशांत एंड योगिता एक और बार देख लो। मैं कह रहा था कि यहाँ पे सिस और ट्रांस जो होते हैं, दोनों अलग अलग फॉर्म्स हैं एक मॉलिक्यूल की। तो जब आपको सिस से ट्रांस के अंदर जाना है तो आपको बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसी फॉर्म में भी मिल सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे 11 सिस रेटिनॉल जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस ज़रूरी है। सिग्नलिंग में आपने देखा होगा, और अपन वापस भी देखेंगे जब 4th यूनिट करेंगे सिग्नलिंग में, कि जो एनर्जी है वो सिस से ट्रांस के अंदर ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए वो चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो फ्रीडम ऑफ रोटेशन रहेगा। रोटेशन रहेगा तो वो कन्वर्ट कर सकता है आराम से ईजीली बिना एनर्जी के। बट अगर डबल बॉन्ड्स हैं तो मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा, अगर आपको चेंज लाना है तो इसको पूरा कम्प्लीटली बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। 11 सिस रेटिनल जो है ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है जब लाइट उस पर पड़ती है तब। तो हाउ टू स्पॉट इफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो सबसे पहला ये डायग्राम है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि पहले ये ऊपर थे दोनों ग्रीन वाले, अब इसमें क्या हो गया, एक ग्रीन वाला जो है नीचे चला गया। तो अगर मैं इसको सिस कहूँगा तो इसको ट्रांस कहूँगा। ओके, और ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जाम्पल है। बट सेम चीज़ यहाँ देखो आप, यहाँ पे लेफ्ट के अंदर ग्रीन है और राइट के अंदर वाइट है। तो अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज भी कर देता हूँ बॉन्ड ब्रेक करने के बाद भी, तो भी ये क्या होगा, सेम एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं चारों। तो चारों अगर कंप्लीटली डिफरेंट हैं तो जब आप उनको रोटेट करोगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट में इनकी पोजीशन चेंज करी है, तो चेंज हुआ तो क्या हुआ, ये अब मान लो अगर मैं इसको सिस बोल रहा हूँ तो मेरे को इसको ट्रांस बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पोजीशन चेंज कर दी है। एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ध्यान रहे, सिमिलर कंपाउंड्स या सिमिलर एटम्स होना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये वाला जैसे सिमिलर है, अगर वो डिफरेंट भी होंगे तो भी अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को एनकाउंटर कर सकते हैं। ओके गाइस, और किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है, वो ये अपने इंटरनेट इश्यूज तो नहीं है किसी को। ओके, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल है, मैलिक एसिड जो होता है वो सिस फॉर्म में होता है, फ्यूमरिक एसिड जो होता है वो ट्रांस फॉर्म में होता है। तो मैलिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एनर्जी चाहिए। आप एनर्जी किसी की हेल्प से भी ले सकते हैं, एटीपी, लाइट की हेल्प से ले सकते हैं, जो भी एनर्जी प्रोवाइड करा दे ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है याद रखने के लिए। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। तो इनका अकरेंस, ये एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है। इट अकर्स व्हेन कंपाउंड्स हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। दैट मीन्स क्या होना जरूरी है, कायरल कार्बन। तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, ये कायरल है, क्योंकि एक ब्लू है, एक ऑरेंज है, एक ग्रीन है और एक येलो है। द टू डिफरेंट फॉर्म्स आर नॉन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनांशोमर्स। तो ये जो एनांशोमर बनते हैं कौन से, जब इसके सामने अगर मैं मिरर रख दूंगा तो ये ऑरेंज वाला इधर आ जाएगा, ब्लैक इधर, ग्रीन इधर और येलो इधर चला जाएगा और ब्लू ऊपर रहेगा। तो जब ये मिरर इमेज बन जाएगी तो ये दोनों जो क्या हैं, एनांशियोमर्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और ये तभी होते हैं जब एक कायरल कार्बन होता है, या फिर उस कायरल कार्बन को अपन क्या बोल सकते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, क्योंकि उसकी सिमेट्री जो है वो चारों तरफ से अलग अलग है। कहीं भी दो मॉलिक्यूल्स मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, आगे चलते हैं। ये आपकी मिरर इमेज है मॉलिक्यूल की। तो जब आप उसको मिरर में देखोगे,
ये हैं अलग अलग कंपाउंड, दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, बट आपको ऐसे याद रखने के हिसाब से बताया कि यहाँ पे एक मिरर इमेज जैसा है। ओके, तो क्योंकि ये कायरल है, चारों अलग अलग हैं ए बी सी डी एक्स वाई, इसलिए इसकी मिरर इमेज बनेगी जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, इसीलिए ये दोनों क्या हैं, एनांशोमर्स। सेम चीज़ यहाँ डायग्राम में दे रखी है। एक आपको मॉलिक्यूल दे रखा है जिसमें मिथाइल ग्रुप्स हैं दो, सी के साथ में एच एच, एंड इधर दो एक्स एंड वाई हैं। तो आप मेरे को बता सकते हो कि इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है, इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? दो हैं, पक्का दो हैं। ओके, तो दो कौन कौन से हैं, अगर मैं लेबलिंग करूँ तो 1 2 3 एंड 4। यस, 2 एंड 3। ओके, तो 2 एंड 3 जो है वो कायरल कार्बन है। क्यों? इधर एक्स है, इधर हाइड्रोजन है, इधर CH3 है, और इधर क्या है, ये पूरा पूरा ग्रुप। तो ये एक एक कार्बन हो गया जो कि कायरल है। ये दूसरा कायरल क्यों है? क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन है, वाई है, एक मिथाइल ग्रुप है, और ये पूरा है। तो ये एक कायरल कार्बन है। तो इस कायरल कार्बन के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं? कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? उसका फॉर्मूला है 2T⁻n। तो n जो है ये है आपका नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन कितने हैं? 2। तो कितने इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 4। और वो 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये पॉसिबल है, और चौथा ये पॉसिबल है। ओके, तो टू 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 द पावर n आपको याद रखना है। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, तो आपको नंबर ऑफ कायरल कार्बन गिनने हैं और 2 टू पावर n में उसको पुट कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब आप देखोगे, इसकी मिरर इमेज लोगे, तो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। तो ऐसा कंपाउंड मिलेगा, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, बट ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। ये एक दूसरे के ऊपर आप रखोगे, वॉइस इंक्रीज करूँ? अब फाइन है बंसी? इज इट फाइन नाउ? यस, ओके। तो अब बात चल रही थी अपनी कि एनांशोमर्स जो होते हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं, और यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है किसी फिगर का, उसके अंदर अपन ने दो इमेजेस बताई हैं जो मिरर इमेजेस हैं। सिमिलरली इसका जो तीसरा और चौथा आइसोमर है वो भी मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स और वाई जो है इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है मिरर इमेज में ऐसा दिखेगा। ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। पर अगर आप इसको और इसको उठाओगे तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। ओके, तो जो मिरर इमेजेस नहीं होती हैं एक दूसरे की, उनको अपन क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। ओके गाइस, सभी को समझ आया डाइस्टीरियोमर्स किसको बोलते हैं और एनांशोमर्स किसको बोलते हैं? तो अब आगे से मैं क्या टर्म सीधा नाम लूँगा, डाइस्टीरियोमर्स, एनांशोमर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस की बात कर रहा हूँ। आपके दिमाग के अंदर वो पिक्चर फटाक से आ जानी चाहिए, जिससे कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं आए बार बार समझाने में। ओके गाइस, सभी को समझ आया? प्लीज़ टाइप यस ऑल ऑफ यू। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें अपन अगेन देख रहे हैं कि कैसे अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सब आपको पता होगा कि एक लाइट सोर्स होता है, उससे जो लाइट निकलती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर वेव्स रेडिएट करती हैं, बट अपन वहाँ पे एक पोलराइज़र लगा देते हैं। उस पोलराइज़र की वजह से क्या होता है कि सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर या फिर एक सिंगल वेव जो है वो निकलती है सिंगल डायरेक्शन के अंदर जिसमें लाइट मूव करती है। उसको अपन सैंपल के अंदर से निकालते हैं। यहाँ पे ये सैंपल है। सैंपल के अंदर से निकालने के बाद वो लाइट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो अपन इधर से देख रहे हैं, ध्यान रखना, और ये राइट साइड में शिफ्ट हो रही है। वो जो लाइट थी पहले स्ट्रेट थी, ऐसे थी,
बट अब वो राइट साइड में शिफ्ट हो रही है कुछ थीटा एंगल पे, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये राइट टर्न ले लिया इसने, और उस राइट टर्न को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, अगर यही लाइट ने लेफ्ट टर्न लिया होता तो अपन उसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। तो ध्यान रहे, अगर डायग्रामेटिकल क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन में क्या होगा, आंख नहीं दी होगी आपको, आंख नहीं दी होगी और वहाँ पे ये डायग्राम सेम एज इट इज़ बना हुआ होगा। तो आपको याद रखना है कि जब अपन कंक्लूजन निकालते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब अपन इधर की साइड से जो है डायरेक्शन रखते हैं आई की, और इधर से लाइट सोर्स होता है। तो ध्यान रहे, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वहाँ पे अगर पूछ ले कि ये डेक्स्ट्रो है या लिवो है, तो आप लिवो करके आओगे जान पूछ के, क्योंकि आप बोलोगे कि तो लेफ्ट से हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आई जो है वो हमेशा ऑपोजिट एंड से होती है, इसलिए उसको डेक्स्ट्रो बोलेंगे। ओके, तो आपने सुना होगा डी अमीनो एसिड्स, एल अमीनो एसिड्स, या फिर डी शुगर, एल शुगर, तो उनका कंसेप्ट यहीं से ही आता है। ओके, आगे चलते हैं। आइसोमर्स डिफर इन देयर रिएक्शन टू प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज जो लाइट है वो कौन सी है, ये सिंगल वाली। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, एक ही प्लेन में चल रही है ये। तो डिफरेंट सैंपल्स जो होंगे वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे इसके सामने। तो लाइट जब पास होगी तो इट कैन टर्न इनटू लेफ्ट और इट कैन टर्न इटसेल्फ इनटू राइट, डिपेंड करता है कि सैंपल क्या है। प्लेन polarized light vibrates in only one direction. One isomer rotate light to the right and the other to the left. Rotation of light is measured using a polarimeter. Rotation is measured by observing the polarized light coming out towards the observer. ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है रेसमेट, या फिर जिसको अपन रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसमिक मिक्सचर वो होते हैं जिनके अंदर 50-50% होता है डी एंड एल का। मतलब उसके अंदर लाइट जो है वो राइट में भी टर्न करेगी 50% और लेफ्ट में भी टर्न करेगी 50%। तो जब 50-50 हो जाता है तो क्या हो जाता है, दे कैंसिल आउट ईच अदर, द ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ ईच आइसोमर कैंसिल ईच अदर। तो वहाँ पे नेट ऑप्टिसिटी कितनी आती है, ज़ीरो। वहाँ पे अगर मान लो प्लेन पोलराइज लाइट इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे एक रेसमिक मिक्सचर पड़ा है, तो मेरी जो रिजल्टेंट लाइट निकलेगी वो कौन सी डायरेक्शन में निकलेगी, सेम एज पोलराइज लाइट, दैट इज़ राइट, सेम ऐसी की ऐसी ही निकलेगी। क्यों, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर में दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको उधर भी करेंगे और इधर भी टर्न करेंगे। तो दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड जो आपकी लाइट है वो एज इट इज़ वापस बाहर निकल के आएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जहाँ पे दिखता है वो है आपके फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो भी ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। मोस्ट अमीनो एसिड एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो आपने देखा होगा कि जो एल अमीनो एसिड्स हैं वो कॉमन होते हैं अपनी बॉडी में। डी अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं, अपनी बॉडी में एल अमीनो एसिड्स होते हैं, और डी शुगर्स होती हैं। पता होगा आप लोगों को ये, जितने भी शुगर्स हैं वो डी फॉर्म में होती हैं और अमीनो एसिड्स एल फॉर्म में होते हैं। मोस्ट मैनी ड्रग्स मस्ट बी मेड ऑफ वन ऑप्टिकल आइसोमर टू बी इफेक्टिव। तो जब ड्रग्स अपन, ओके आपको पता है बट रीज़न नहीं, रीज़न कोई कुछ नहीं है, ये तो बाय नेचर है। मोस्टली जो डी अमीनो एसिड्स हैं वो आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया को उस एनवायरनमेंट, हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, क्योंकि प्रोटीन्स हैं उनके अंदर, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डी अमीनो एसिड्स में, इसलिए अपने अंदर ये सब नहीं मिलते हैं। ओके, तो एक ड्रग का एग्जांपल जैसे आपने खाया होगा ये एस्पार्टेम जो मिलता है शुगर फ्री के अंदर, यस, लेवोसिट्राजीन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, यस यस। तो एस्पार्टेम जिसको अपन शुगर फ्री के अंदर मिलता है, आई थिंक आजकल ऑलमोस्ट इंडिया में हर घर के अंदर शुगर फ्री मिलती है आपको, कोई ना कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होता ही है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, इसमें भी क्या होता है कि जो एल एस्पार्टेम है वो स्वीट टेस्ट का होता है, बट वही अगर एल एस्पार्टेम की जगह डी होता, अच्छा इसके अंदर भी एल एस्पार्टाइल एंड एल फिनाइल एलिन मिथाइल ईस्टर इसका फॉर्मूला होता है, बट यही एल एस्पार्टिल और डी फिनाइल एमिन होता तो ये बिटर टेस्ट का हो जाता, इसका टेस्ट जो है वो अब उतना स्वीटर नहीं रहता। ओके, आगे चलते हैं कन्फर्मेशंस के अंदर। तो अपन ने बात करी थी
कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स, तो ये कौन सा है? कौन सा है ये वाला, एक्लिप्स या स्टैगर्ड? दिस इज एक्लिप्स। ओके। तो एक्लिप्स के अंदर क्या होता है, सारे एक ही तरफ अलाइन किए हुए होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मेरे को बताओ कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, एक्लिप्स की है स्टैगर्ड की है? स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा होती है? स्टैगर्ड में। ओके, क्यों ऐसा? यस गाइस, वाई स्टैगर्ड? यस विक्रमजीत, रक्षा, मनोषी, योग्यता। कम हिंड्रेंस होता है, ओके। तो आप अगर स्मार्ट हैं तो आप इस डायग्राम में देख के समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी के बेसिस पे चार्ट दिया हुआ है। तो जितनी एनर्जी कम होगी उतना स्टेबल होगा, पहला तो ये। दूसरा, हिंड्रेंस कम होता है, जो कि सही बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन जो होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। तो ये रिपेल एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो वो रिपेल कर सकते हैं, बट अगर वो अपना अलाइनमेंट चेंज कर लें तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, और हिंड्रेंस नहीं होगी तो वो स्टेबल रहेंगे। तो जो मोर स्टेबल है वो स्टैगर्ड है। ओके। सेम चीज़ आपने साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन में देखी होगी, जहाँ पे बोट एंड चेयर कन्फर्मेशन मिलता है अपन को। यस। तो उसमें कौन सी स्टेबल ज़्यादा होती है, चेयर होती है या बोट होती है? व्हाट इज एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड? ओके। जब मॉलिक्यूल जो है, एक कार्बन है मान लो, उसमें हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऐसे है और एक हाइड्रोजन ऐसे है, और उसके सामने बॉन्ड है एक ऐसा। अगर 3D में देखूँ मैं इसको, तो ये सब क्या एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन करेंगे। तो ये मेरा एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। तो इस एक्लिप्स में क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसमें इलेक्ट्रॉन जब इस पोजीशन पे आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो क्या होगा, अब ये पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। तो इसके अंदर रोटेशन होगा विदाउट एनी एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा बॉन्डिंग का। तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद में उस फॉर्म में जाके स्टेबल रहेगा जहाँ पे हिंड्रेंस नहीं हो इन दोनों का। ओके सरन। तो एक्लिप्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन में जब अलाइन होते हैं तब एक्लिप्स बोलते हैं इनको, और जब अलाइनमेंट डिफरेंट हो जाता है तो ये स्टैगर्ड होते हैं। ओके, क्लियर? ओके। तो साइक्लोहेक्सेन में आप सब बोल रहे हैं कि चेयर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो आप देख सकते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो चेयर की बहुत कम होती है, जबकि हाफ चेयर, बोट एंड हाफ चेयर, तीनों में आप देख लो जो है एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी ज़्यादा होती है क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होती है। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो ये डायग्राम से आपको समझ में आया होगा, एनर्जी डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं डेल्टा जी के कंसेप्ट पे, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, कब होता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है। एक ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक या कैसा भी ब्लॉक आप मान सकते हैं, या मान सकते हैं कि एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है। तो जब इसको मेरे को टिप के ऊपर लेके जाना है, एक इसकी टिप पे लेके जाना है, तो मैं उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराऊंगा उसको। तो मैं धक्का दूंगा तो उसके अंदर एनर्जी जा रही है। तो एनर्जी जा रही है। ओके, डेल्टा जी होता क्या है, इट इज़ अ गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको अपन एनर्जी ही मानते हैं सिंपल भाषा में। तो जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो मेरा डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मतलब मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ। अपन ऑब्जेक्ट की रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ब्लॉक की रेफरेंस में। मेरी एनर्जी कम हो रही है, बट वो एनर्जी जा कर रही है, ब्लॉक के अंदर जा रही है। तो ये ब्लॉक जब यहाँ चला जाएगा तब इसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी होगी। यहाँ पे डेल्टा जी जीरो है, क्योंकि अब मैं और एनर्जी नहीं दे रहा हूँ, बट मैं इसको थोड़ी सी और एनर्जी दूंगा तो ये नीचे अपने आप गिर जाएगी। तो वैसे तो मैंने इसको क्या है, काइनेटिक एनर्जी दी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन गई। अब पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे कम होगी वो अपने आप नीचे आता जाएगा। तो यहाँ पे अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, एनर्जी को रिलीज़ किया है। तो एनर्जी जैसे ही ये रिलीज़ करेगा, डेल्टा जी अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियसली हो रही है तो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है?
अगर अपने आप कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई है, तो हुआ क्या वहाँ पे, डेल्टा जी नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? यस, डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, क्योंकि अपने आप पड़े पड़े उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है उसका। तो एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? एंट्रोपी विल इंक्रीज और डिक्रीज? एंट्रोपी विल इंक्रीज, ओके, क्योंकि रैंडमनेस, एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस। जैसे आपको अगर एक बंद कमरे में छोड़ दें तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं घूम पाओगे, आपकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। पर वहीं आपको एरोप्लेन से छलांग लगा दे तो आपकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, आप कहीं भी जा सकते हो। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है, जब आप एनर्जी रिलीज़ करते हो तो उसकी रैंडमनेस बढ़ जाती है। आप भागोगे तभी आपकी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो आप भाग रहे हो तो आप खुद को तो रैंडमनेस में ला रहे हो और एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो। तो डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो हमेशा रैंडमनेस क्रिएट होती है। इसीलिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो आप जब एनर्जी रिलीज़ करोगे इस मोड में, तब उसको एक्सर्गोनिक बोलते हैं, और जब एनर्जी आपको चाहिए तो उसको एंडरगोनिक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो डेल्टा जी का कंसेप्ट याद रखना, ये डायग्राम याद रखना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है केमिकली। यस रक्षा, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? एनर्जी लॉस कर रहा है, उसको रैंडम होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? कोई भी बॉडी जो होती है रक्षा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो बचपन में, तो कोई भी एनर्जी जब रेस्ट में होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब आप उसको एनर्जी देते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी आप उसको दे रहे हो, इसीलिए वो मूव करती है। काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। पर जब वो कहीं रुक जाती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आप किसी चीज़ को अगर किसी ऊंचाई से फेंकोगे तो आप उसको पहले ऊंचाई तक तो लेके गए हो ना, तो आपने उसको काइनेटिक एनर्जी दी है। वो सारी काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में आते ही पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। जैसे आप उसको फेंकोगे अगेन वो उस एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, वही एनर्जी उसको रैंडमनेस के लिए काम आती है। ओके, यस, कन्वर्जन हो रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यस, ओके। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, आप सबने देखा होगा कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। कौन सा पाथवे है ये? यस, ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज़ राइट। ग्लाइकोलाइसिस में आप सभी ने देखा होगा कि ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तब उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए, ये आपका रिएक्टेंट है ग्लूकोज और यह है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आप देख रहे हो कि डेल्टा जी इसका इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है का मतलब क्या हुआ? यस गाइस, अगर डेल्टा जी बढ़ रहा है तो एक्सर्गोनिक होगी या एंडरगोनिक होगी? एंडरगोनिक, ओके। तो आपने एनर्जी जो है वो उसको दी है सिस्टम को, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। उसकी फ्री एनर्जी कितनी है? इतनी। ओके, फिर आप क्या करते हो, उसके साथ में एटीपी भी ऐड करते हो। यस, तो आपने एटीपी जब ऐड करी, तब एटीपी का अलग से ब्रेकडाउन देखो आप। एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एटीपी ऑलरेडी एनर्जी का होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एटीपी में। जब उसका फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तब क्या होता है, वो उसकी एनर्जी लॉस होती है। तो ये एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। अब सिस्टम के अंदर दोनों एक साथ होती हैं। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉस्फेट ऐड होता है वो एटीपी देता है। तो जब दोनों कंबाइंड होंगी तब आप क्या देख रहे हो कि ये ग्लूकोज था प्लस एटीपी। अब दोनों की नेट जो एनर्जी है जो कि डेल्टा जी 3 है, वो कितनी होगी? जितना डेल्टा जी 1 है और जितना जी 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे। बट ऐड करने पे क्या होगा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है और ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है।
बट ये ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो ओवरऑल भी कम आएगा। तो जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे या जब आप लास्ट में देखोगे एरो की जो लाइनिंग दे रखी है, जिस डायरेक्शन के अंदर एरो अलाइन है, वो है आपकी डाउनवर्ड्स, मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सर्गोनिक। बट अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट करने के लिए ये एक तरह का एंडरगोनिक प्रोसेस है। बट एटीपी ऐड हो जाता है, इसलिए एटीपी जो है वो एनर्जी, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ओवरऑल प्रोसेस को एक्सर्गोनिक बना देता है। एक और रिएक्शन जो यहाँ पे दे रखी है कि, अच्छा यहाँ पे आप सबने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे एक ब्लज है, ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों दिखाया है कि एक बार ऊंचा हो गया नीचा हो रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी, यस, दैट इज़ राइट। कोई भी रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये यहाँ से लेके यहाँ पे स्टेबल है। तो ये जो इतना आगे बढ़ा है ये क्या है, ये उसका बैरियर है, इसको क्रॉस करने के बाद ही वो स्टेबल फॉर्म में आएगा, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसको अपन एक्टिवेशन बैरियर कहते हैं, जो कि हर किसी भी रिएक्शन का होता है। अब उस, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, किसी भी रिएक्शन को। बट एंजाइम्स में क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो उस एक्टिवेशन बैरियर को कम करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो आपका जो डेल्टा जी है उसको वो रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से कम एनर्जी में भी वो रिएक्शन जो है पॉसिबल होती है। यस, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब आते हैं अपन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस पे। तो कैटाबॉलिज्म जो होता है, आपने न्यूट्रिएंट्स खाए, धूप में बैठ गए, सब कर लिया आपने, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटों में कन्वर्ट करोगे। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद में क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स आपने इंजेस्ट कर लिए, अब वो सारे स्मॉल में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, कैटाबॉलिज्म होगा। तो कैटाबॉलिज्म जो है उसको चाहिए, उसको एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो आप, NADP प्लस एंड ADP, ये इनकी हेल्प से कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो कैटाबॉलिज्म जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जैसे ही ये स्मॉलर को लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एंडरगोनिक रिएक्शन में चले जाएंगे। डेल्टा जी जो है, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? यस गाइस, किसी ने नोटिस किया? सब दिमाग बंद करके बैठे हैं? यस गाइस। ओके, कैटाबॉलिज्म एंडरगोनिक, यस ओके। तो होशो आवाज़ चालू रखो अपने, कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो कैटाबॉलिज्म है वो एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तो मैं सही था या गलत था? यस गाइस, अभी भी किसी ने नोटिस नहीं किया, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्लास में ध्यान नहीं है किसी का भी। ओके, तो सबसे पहली बात, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन जो पाथवेज हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी पढ़ा है कभी किसी ने? यहाँ पे लिख रखा है कैटाबॉलिक रिएक्शन पाथवेज। तो पाथवे तो बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन जो होती है, अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि NaCl जो है प्लस H2O जो है, उसमें क्या होगा कि आपका जो, क्या रिएक्शन बनेगी ये, NaOH, अच्छा इतना तो आता है सभी को, प्लस HCl। ओके, तो आप कह रहे हो कि NaCl जैसे ही पानी में जाएगा सबसे पहले इसका ब्रेक डाउन होगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा। यस, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो मतलब आपने इसको एनर्जी दी है, ये कह रहे हो आप। बट आप ये भी कह रहे हो कि यहाँ पे NaOH का फॉर्मेशन होगा, तो ये एनर्जी कहाँ गई, ये एनर्जी फॉर्मेशन होगी तब रिलीज भी होगी एनर्जी। तो जब कोई भी एक रिएक्शन होती है, नॉर्मल रिएक्शन, उसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन
एंड एनर्जी का रिलीज होना एक कांस्टेंट चीज़ होती है। बट अपन उस रिएक्शन को एक्सर्गोनिक एंटरगोनिक कब बोलते हैं, जब कोई भी एक एनर्जी रिलीज या एनर्जी लेना उनमें से एक ज़्यादा हो जाए। अगर वहाँ पे एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब यस ओवरऑल जो अपन देखते हैं वो उस बेसिस पे देखते हैं कि बॉन्ड ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं या बॉन्ड कम ज़्यादा टूट रहे हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है उसके हिसाब से अपन, जैसे NaCl में पानी मिलाओगे आप तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं रिलीज़ होगी, क्योंकि इक्वल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड इक्वल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो सब बराबर हो रहा है, इसलिए आपको पता नहीं लगेगा कि ये एक्सर्गोनिक है या एंडरगोनिक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, कैटाबॉलिज्म में बड़े से छोटा मॉलिक्यूल बनता है, एनर्जी चाहिए होती है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एनर्जी चाहिए होगी तो बॉन्ड कुछ टूटेंगे भी और कुछ बनेंगे भी। यस, तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एनर्जी रिलीज, आप जब खाना खा के आपकी बॉडी जब उसको मेटाबोलाइज करती है तब आप हीटअप हो जाते हो, आपकी बॉडी हीटअप हो जाती है। तो वो हीटअप इसलिए हो रही है क्योंकि बॉन्ड्स जो हैं, जो बॉन्ड्स हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड हैं, उनको एनर्जी चाहिए ब्रेक होने के लिए, पर वो ब्रेक होने के बाद में कुछ फॉर्मेशन भी होगा उनके अंदर। तो खाना खाते ही थोड़ी अमीनो एसिड्स निकल जाएंगे बाहर, तो ऐसा नहीं होता है। तो ओवरऑल देखोगे तो वो एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। ओके, तो ओवरऑल एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। बट हाँ, एनर्जी चाहिए उसको, बट वो एनर्जी जो है वो ADP एंड NADP प्लस, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि NADP और ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब जो आपने खाया है उसमें से फॉस्फेट निकल के ADP में ऐड हो रहा है या फिर NADP में ऐड हो रहा है, इसलिए उनका कन्वर्जन किस में हो रहा है, ATP में, NADPH में। यस, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। बट आपको बस इतना सा याद रखना है कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस पाथवे जो हैं वो सब एक्सर्गोनिक है और एनाबॉलिज्म जो है वो एंडरगोनिक है। ओके, ये स्टेटमेंट याद रखना, अभी कंसेप्ट में मत जाओ, इतना दिमाग मत लगाओ। और दूसरी चीज़, NADPH जो है वो एनाबॉलिक पाथवेज के अंदर ज़रूरी होता है। एनाबॉलिक पाथवेज के अंदर जो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखोगे तो NADPH जो है वो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, मतलब ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यस, सही कह रहा हूँ मैं ऐसे कह रहा हूँ कि NADPH जो है ये कन्वर्ट हो रहा है NADP प्लस में। तो ये प्रोसेस रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, सिंपल सा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। हाइड्रो जहाँ पे हाइड्रोजन होता है वो तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है, जब हाइड्रोजन का लॉस होता है तब ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडाइज होता है NADPH तब आपके एनाबॉलिक पाथवेज होते हैं। ओके, तो जिनको नहीं समझ में आया उनको बता दूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। उल्टा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज सेम थिंग। ओके, अब मान लो ये एलिमेंट है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एलिमेंट है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या हुआ कि ए जो है वो तो इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो गया और बी जो है इसके पास में इलेक्ट्रॉन आ गया। यस, अब मेरे को बताओ कि रिड्यूस्ड कौन सा है रिएक्टेंट में, तो ये है आपकी रिड्यूस्ड और ये है आपकी ऑक्सीडाइज्ड। ओके, अब क्या हुआ है कि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो बी को डोनेट कर दिया है। तो ए के साथ क्या हुआ है, ए ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। यस, क्योंकि इसने क्या किया है, इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो इसने क्या किया है, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज सेम थिंग, दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन। ओके, इसने बी को ऑक्सीडाइज्ड कर दिया। सही है, यस, बी को रिड्यूस किया। तो सुनने में थोड़ा ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को हाई रखो।
कंफ्यूजिंग है। ओके, मैं कह रहा हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन है। अब मैंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ए से लूज़ होके बी पे चला गया, तो ए का ऑक्सीडेशन हो गया, बी का रिडक्शन हो गया। इतना समझ में आया? अब क्योंकि ए ने बी का क्या किया है, रिडक्शन किया है, तो ए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यस। अब क्योंकि बी ने ए का ऑक्सीडेशन कर दिया, तो बी क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है। यस, इसमें कन्फ्यूज़न की क्या बात है? तो यहाँ पे ए जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और बी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सभी को समझ में आए, क्लियर हुआ? यस, ऑल ऑफ यू प्लीज़ रिस्पॉन्ड गाइस। समझ आ गया? ओके। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आप देख लेना आराम से। अब अपन अपने नए कंसेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है अमीनो एसिड्स एंड रामाचंद्रन प्लॉट पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिक्स अपने सारे ख़त्म हो। अब बेसिक्स का कोई लेना देना नहीं है, अब सिर्फ बेसिक्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने बेसिक्स को याद करते हुए आगे चलें और हर चीज़ को अच्छे से समझें, और जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन पूछूँ वहाँ वहाँ मेरे को आंसर करें, जिससे कि मेरे को पता रहे कि किसका बेस क्लियर है और किसका नहीं है। ओके गाइज। ओके, तो सबसे पहले अपन आते हैं अमीनो एसिड्स पे। तो अमीनो एसिड्स आप सबने देखे होंगे, हर जगह देखते होंगे आप। जो जिम जाते हैं उनको बोलते होंगे कि प्रोटीन खाइए। तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। और वो रोल क्या है गाइस, किस चीज़ में है उनका रोल? अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ओके, तो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्या है, बॉडी। तो बॉडी में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हमेशा कम खाना चाहिए, प्रोटीन जितना हो सके उतना ज़्यादा खाना चाहिए। ओके, दोनों नुकसान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। और ये बहुत सारे प्रिकर्सर्स होते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के। ऐसा क्यों बोला है इसने, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो फोल्ड होके, 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होके, टर्चरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होके वो एक बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सब आपके अमीनो एसिड से बने हुए बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एनर्जी सोर्स के तरह भी वर्क करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है। सम एक्ट्स एज रेगुलेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड सेलुलर सिग्नलिंग। तो रेगुलेटर एज इन अमीनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह बिहेव करके कोई भी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकता है। ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी, सभी के अंदर अमीनो एसिड्स का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए अमीनो एसिड्स को पढ़ना ज़रूरी है। और यहाँ पे काफ़ी सारे अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, और वो कौन से अमीनो एसिड से डिराइव हो रहे हैं। तो क्या चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ये देखते ही जो नोटिस होगी वो चीज़ क्या है? यस गाइस, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा रखो। जब आप कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करते हो और जब आप कोचिंग में क्लास लेते हो, उन दो टाइम पे ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं उनको अच्छे से ध्यान में, नाक कान होश आवाज़ों में रहें आप उस टाइम, और हर चीज़ को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें। मैं जो बोलता हूँ उसको भी ध्यान से ऑब्ज़र्व किया करो, क्योंकि मैं कई बार गलत बोलता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ तो आप लोग बौखला जाते हो, तो वो सब मैं नहीं चाहता हूँ। एरोमेटिक अमीनो एसिड, दैट इज़ राइट, वेरी गुड।
तो एक कहानी जो मैं हमेशा सुनाता हूँ और आज भी मैं सुनाना चाहता हूँ, कि एक बार एक प्रैक्टिकल चल रहा था। उसके अंदर प्रोफेसर ने देखा कि दो बच्चे बातें कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्रोफेसर ने उनको अटेंटिव बनाने के लिए या उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए प्रोफेसर ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि यस गाइस, अब अपन एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। सुनी थी मेरे से? ओके, जिन्होंने नहीं सुनी उनको बता देता हूँ। अपन एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, और उन्होंने टेबल के ऊपर एक बॉडी पड़ी थी, एक डॉग की। ओके, बहुत पुरानी बॉडी थी वो। और उन्होंने कहा अपन एक प्रैक्टिकल करेंगे छोटा सा, तो सभी ध्यान देना। तो उन सर ने क्या किया, उसके मुंह के अंदर अंगूठी डाली और उस अंगुली को वो चाट गए। अब बोला बच्चों अब ये रिपीट करो सारे। तो बच्चे बेचारे वो भी बौखला गए कि ये क्या हो गया, ये तो अपन कैसे कर सकते हैं। तो कईयों ने मना कर दिया। तो सर ने बोला कि कईयों ने मना कर दिया, कईयों ने कर भी लिया, एक अंगुली डाली और उसको चाट गए। तो सर ने बोला जिन्होंने बेवकूफ़ी करी है वो लोग तो चाट गए हैं, क्योंकि उनको क्या है, डर था कि टीचर कहीं प्रैक्टिकल में नंबर नहीं काटे। बट बोले किसी ने ध्यान से नहीं देखा। अगर किसी ने ऑब्ज़र्व किया होता तो मैंने जो अंगुली डाली थी मैंने उसकी दूसरी अंगुली चाट ली थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों का ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं वो इतने कम थे कि वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि सर क्या कर रहे हैं, वो इतना जल्दी करते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ, नुकसान हो गया। जो अंगुली चाट गए उनके नुकसान हो गया। तो ये चीज़ आप अवॉइड करें प्रैक्टिकल्स में भी और यहाँ पे भी। ऑब्जर्वेशन स्किल्स जितनी हाई रखोगे उतना आपको रिसर्च में जाने में मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहेगा। ओके, सभी को समझ आया ये? यस गाइस, जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे सब आपने ऑब्जर्व किया, क्या ही करते हैं, सिर्फ मज़े करते हैं। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली जो हैं वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, दैट इज़ राइट। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन आए, CSIR में नहीं, मान लो कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे पूछ ले कि इस ये अमीनो एसिड जो है या फिर ये जो प्रिकर्सर है ये कौन से अमीनो एसिड से डिराइव हुआ है, तो मोस्टली का आंसर एरोमेटिक अमीनो एसिड रहता था। ऑप्शन में सिर्फ एक एरोमेटिक है तो आप उसको टिक करके आ जाइए। तो वहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो काम आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टामीन आप देख ही रहे हो, हिस्टामीन जो है वो हिस्टडीन से बनता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर ये काम आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे, एक और एग्जांपल है प्लांट फिजियोलॉजी हार्मोन्स के अंदर, वो है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। ओके, दैट इज़ राइट। ट्रिप्टोफैन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर होता है, जिससे आगे जाके क्या बनता है, ऑक्सिन। अपन देखेंगे 6th यूनिट में, जब अपन ऑक्सिन बायोसिंथेसिस पाथवे देखेंगे उसके अंदर ट्रिप्टोफैन पाथवे होता है, एक नॉन ट्रिप्टोफैन होता है। तो ट्रिप्टोफैन के अंदर इंडोल एसिटिक एसिड से ऑक्सिन बनता है। ओके, अब आते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड पे। तो कोई भी अमीनो एसिड जो होता है उसका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, जो कि कुछ ऐसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा होता है। सबने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दिस डायग्राम। अब मेरे को कौन बताएगा कि क्या ये डायग्राम सही है, क्या ये डायग्राम कम्प्लीटली सही है? शुभजीत कह रहे हैं नहीं। और अगर ये सही नहीं है तो इसका सही वर्जन क्या होगा? जो मेरे से बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। जो पहली बार NH3+ एंड COO नेगेटिव होगा। ओके, ओ, ओके, चलो इस पे आते हैं अपन धीरे धीरे, क्या सही होगा। अपना अपना आंसर याद रखना। अगली क्लास में मैं चाहता हूँ कि सभी लोग रफ कॉपी लेके बैठें, क्योंकि अपन चार्ज कैलकुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अमीनो एसिड चेन के ऊपर चार्ज कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें कैलकुलेशंस होंगी थोड़ी बहुत, तो आप एक रफ कॉपी लेके बैठना, जिससे ये मज़ा आएगा आपको भी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है वो है सेंट्रल कार्बन, जिसको अपन कार्बन अल्फा बोलते हैं। ये कार्बन जो अल्फा है, क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल कार्बन है? शुभजीत कह रहे हैं यस है। ओके, ठीक है, ये है, क्योंकि इधर क्या है,
COOH दे रखा है इसने, और इधर इसने NH2 दे रखा है, नीचे इसने R ग्रुप और ऊपर H ग्रुप। तो ये कार्बन कार्बन है, इसको अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं, ध्यान रहे, अल्फा कार्बन। और इधर एक अमीन ग्रुप है, तो अमीन ग्रुप को भी अपन क्या बोलते हैं, अल्फा अमीन ग्रुप, अल्फा अमीनो ग्रुप। और इधर जो है अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। अब मान लो आर चेंज, आर जो होता है ये वेरिएबल होता है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एज सिंपल एज हाइड्रोजन भी हो सकता है, एज कॉम्प्लेक्स एज कि मान लो यहाँ पे भी कार्बन की चेन है, तो कार्बन 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 कार्बन। तो अगर इसको लेबलिंग करूँ तो ये बीटा गामा डेल्टा एप्साइन नॉट, जो कि किस में होता है, लाइसीन में। तब देखेंगे लाइसीन का स्ट्रक्चर। तो इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और एज सिंपल एज दैट एच भी हो सकता है। तब ये कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा, एलेनिन, योगिता ग्लाइसिन। ओके, तो एज सिंपल एज ग्लाइसिन, एज कॉम्प्लेक्स एज लाइसिन। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स बहुत सारे एडेड हैं। तो एक इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं गाइस, एक अमीनो एसिड में कितने फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, 3। एक तो NH2, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक जो भी R ग्रुप में है वो वाला, ठीक है। तो एज 3 हो सकते हैं। ओके, तो हाँ मोर देन 2 अपन कहेंगे, वो टेक्निकली सही होगा। वो डिपेंड करेगा कि नीचे कौन सी चेन है उस हिसाब से। ओके, नीचे मिथाइल ग्रुप होता ही है, तो 4, 3 तो मिनिमम होते ही हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं। देर आर रफली 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स इन नेचर, ओनली 20 ऑफ विच सर्व एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। 2 अमीनो एसिड्स कौन कौन से, डैश एंड डैश, विच आर नॉट कंसिडर्ड एज 20 अमीनो एसिड ऑल्दो दे आर जेनेटिकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन्स। तो इनको अपन, ये इनकॉर्पोरेट तो होते हैं ट्रांसलेशन के टाइम, अपन देखेंगे उस टाइम भी। एक तो सेलेनोसिस्टीन हो गया, और दूसरा पायरोलाइसिन, दैट इज राइट। साइड चेन आर ग्रुप्स वेरी इन स्ट्रक्चर, साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो आपका आर ग्रुप है वो साइज से भी अलग अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे भी अलग अलग हो सकते हैं, और उनका जो नेचर है, केमिकल नेचर, वो भी अलग हो सकता है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड इज 130 डाल्टन। एक एवरेज अमीनो एसिड का जो वेट होता है वो 130 डाल्टन होता है। बट एवरेज, आई मीन नॉट एवरेज, एवरेज हटा दो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड इज 130 डाल्टन, बट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज अप्रॉक्सीमेटली 110। ऐसा क्यों गाइस, H2O निकल जाता है, यस दैट इज राइट। एवरेज का मतलब हो गया कि आप पूरी चेन के अंदर बात कर रहे हो। जब एक अमीनो एसिड की चेन बनती है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तब क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या निकलता है, पानी। पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18। तो आप 18 माइनस कर दोगे 130 में से, तब आपका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा अमीनो एसिड का। बट अगर नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँ तो 130 होता है। ओके, अब कुछ कंसेप्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। डी प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड, पीएच, पीके, पीआई, पीके वर्सेस पीएच एंड चार्जेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनके अंदर आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, एक दो कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं आगे की। तो मान लो कि एक अमीनो एसिड है, COOH, NH3, इधर H है और इधर R ग्रुप है। ओके, एक है पीएच स्केल, तो ये आपकी 0 pH है और ये आपकी 14 pH है। तो 0 pH पे क्या होता है, यस गाइस, 0 pH पे क्या होता है, एसिड होता है। ओके, तो ये हो गया आपका एसिड, और इधर हो गया वो आपका बेस। तो एसिड का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ ज़्यादा है वहाँ पे,
H+ ज़्यादा है। ओके, तो जो भी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर H+ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाइड्रोनियम आयंस की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर मैं इस अमीनो एसिड के नॉर्मल स्ट्रक्चर को अगर एसिडिक एनवायरनमेंट में लेके जाऊँ तो क्या चेंजेस आएंगे इसमें, इस स्ट्रक्चर्स में क्या चेंज आएगा? सिर्फ एक चेंज आएगा, वो क्या आएगा? CO नेगेटिव हो जाएगा, NH3+ हो जाएगा। दैट इज़ राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोनियम आयंस ज़्यादा हैं, तो जो CO नेगेटिव था सरन, that CO negative will be occupied by an hydronium ion and it will become reduced. This will come in reduced form. And this NH3, earlier it was NH3, now it will become protonated and it will become NH3 plus. Okay, so because of many hydronium ions, everything will be protonated. तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जब आती है तो उसको अपन प्रोटोनेटेड बोलते हैं। ओके, तो ये हाईली प्रोटोनेटेड स्टेट के अंदर है, दैट मीन्स पीएच उसका बहुत कम है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे आपका जो प्रोटॉन है वो कम होता जाएगा, क्या चीज़ बढ़ती जाएगी? OH। यस, तो OH इंक्रीज होता जाएगा। तो कभी सुना है कि OH ऐड हो गया हाई पीएच पे, अमीनो एसिड में OH ऐड हो गया, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे OH नेगेटिव आता है, बट HOH जो है ये तीनों मिलके वाटर बना लेते हैं। नेगेटिव आयन जो है ये यहाँ पे COO पे चला जाता है और वो COO नेगेटिव रह जाता है। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये, सिमिलरली ये भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये आपका NH3+ लूज करके किस में आ जाएगा ये? यस गाइस, कौन से फॉर्म में आ जाएगा ये? NH2 में। दैट इज़ राइट। तो एक टर्म आती है यहाँ पे जिसका नाम है pKa। क्या होता है pKa? यस, Ka इज व्हाट? एसोसिएशन कांस्टेंट। यस, एसोसिएशन कांस्टेंट। और अगर Kd की बात करूँ तो वो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब हो गया pKa, मतलब जैसे pH भी बोलूँ तो पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pKa में भी क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ एसोसिएटेड कांस्टेंट, एसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर मैं बोलूँ कि COO जो है H है इसका pKa जो है वो बहुत कम होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस? कौन बताएगा? pKa of carboxyl ion is very less. That means pK तो एसिड, यस, वही तो मैं कह रहा हूँ। pKa एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। नहीं 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 नहीं, अच्छा pK, ओके, नहीं 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 योगिता, वो पीएच के टर्म्स में बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे pKa जो होता है वो एसोसिएशन कांस्टेंट को बोलते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो Kd होता है। ओके, जो भी आपने पढ़ा है एक बार भूल जाओ, एक बार यहीं ध्यान दो आप, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अपने आप, जो भी डाउट है वो हो जाएगी। तो एसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो COH है वो कम पीएच के ऊपर अपना एसोसिएशन जो है वो ख़त्म कर देगा, किसके साथ में? हाइड्रोनियम आयन के साथ में। तो जब वो 0 pH पे रहेगा तो वो COH फॉर्म में रहेगा, बट क्योंकि इसका pKa कम है, इसका एसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, इसलिए कम pH के ऊपर ही ये अपना COO में से H रिलीज़ करके COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोस्टली जो कार्बोक्सिल एंड होता है उसका pKa वैल्यू कितनी होती है? 2.5। मतलब 2.5 pH के ऊपर ये अपना हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, जिसको अपन COO नेगेटिव कहते हैं। तो इसका pKa वैल्यू कितनी है? 2.5। मतलब 2.5 pH पे ये अपना एसोसिएशन जो है हाइड्रोनियम आयन के साथ में उसको लूज़ कर देगा। समझ में आया सभी को? और ये वैल्यू याद रखना 2.5। और सेम चीज़ अमीनो आयन इसकी क्या होती है? इसकी होती है 9.2 के अप्रॉक्स। तो 9.2 pH के ऊपर
जो आपका अमीनो ग्रुप है वो अपना हाइड्रोजन आयन लूज़ कर देगा, और 2.5 pH के ऊपर COOH जो है वो अपना हाइड्रोजन आयन लूज़ कर देगा। एक और बार बताऊं? ओके, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जब pH कम होता है तब हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, ज़्यादा होता है। यस, जब pH हाई होता है तब OH जो है वो ज़्यादा होता है। तो जो एक अमीनो एसिड होता है बेसिक, उसको अगर मैं लो pH पे लेके जाऊँ तो वहाँ पे सब प्रोटोनेटेड रहेगा। CO जो नेगेटिव था उसके पास में हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके पास में भी हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो एक्सेस ऑफ हाइड्रोनियम आयन रहेंगे, तो इस स्टेट को अपन प्रोटोनेटेड बोलते हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप pH इंक्रीज करोगे तो ये हाइड्रोनियम आयन जो हैं ये लूज होते जाएंगे, ये प्रोटोनेटेड से डीप्रोटोनेटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले 2.5 pH पे कार्बोक्सिल आयन अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO नेगेटिव में, और ये NH3 प्लस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो pKa वैल्यू है वो कितना है, 9.2। जब तक 9.2 pH नहीं आएगा तब तक ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोटोनेटेड स्टेट में, तो इस प्रोटीन का ओवरऑल चार्ज क्या है, ओवरऑल चार्ज क्या है इसका, पूरा चार्ज क्या है इसका, +1। शुभजीत, ये रहा +1। यस, अब मैं इसको प्रोटोन 2.5 pH पे ले जाऊंगा या उससे ज़्यादा कर दूंगा, तब इसका ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, इसका ओवरऑल चार्ज क्या है, 2.5 से ज़्यादा होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। दैट इज़ राइट। ज़ीरो क्यों हो गया, क्योंकि अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं तो कैंसिल आउट करेंगे, एंड 2.5 के ऊपर इसकी पीएच क्या हो जाएगी, आई मीन इसका ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, ज़ीरो। यस, ज्विटर आयन बन जाएगा ये, प्रिया, दैट इज़ राइट। तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्योंकि H+ की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए ओवरऑल चार्ज जो अमीनो एसिड पे है वो भी पॉजिटिव में रहेगा। जैसे जैसे वो प्रोटोनेटेड से डीप्रोटोनेटेड स्टेट में जाएगा या हाई पीएच की तरफ जाएगा उसका चार्ज नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाएगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ 9.2 pH में, 9.3 मान लो, 2 से ऊपर ले गया मैं। अब क्या होगा, COO नेगेटिव, NH2 रहेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे R। अब इसका तो चार्ज ओवरऑल क्या हो गया, ज़ीरो, इसका क्या हो गया, -1, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, -1। तो आपने किया क्या, पीएच के साथ में आपने चार्ज को नेगेटिव की तरफ लेते जा रहे हो, और ये सब वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, pKa। तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ याद रखनी है, pKa की, अमीन ग्रुप की और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। ओके, और कल कॉपी पेन लेके आना। 2.5 pH पर COH ने अपना H+ दे दिया है एंड कन्वर्ट हो गया CO नेगेटिव में, मतलब उस पर H+ लूज़ किया, तो सर वो तो डिसोसिएट हुआ, तो उसका pK डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ ना। ओके ओके, यस योगिता, आपकी डाउट मैं समझ रहा हूँ। pK एसोसिएशन कांस्टेंट ही होता है। एसोसिएशन कांस्टेंट जब तक pK वैल्यू नहीं आती तब तक ही एप्लीकेबल होता है। ओके, उसके बाद में उसमें KD लग जाता है। तो 2.5 उसकी पीके है, मतलब वो तब तक एसोसिएट रहेगा, इसलिए उसको पीके बोल रहे हैं, मतलब वो 2.5 पीएच तक एसोसिएटेड रहेगा। ओके, उसके बाद में वो उसको लूज़ कर देगा। समझ में आया सभी को? तो आज अपन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, कल अपने बेसिक्स का रिवीजन कर लेना अच्छे से, क्योंकि काम आएंगे, मैं पूछूंगा भी, और जितना पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर कर लेना। ये प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड याद करके आना, कल अपन चार्ज कैलकुलेशन करेंगे, कॉपी पेन लेके आना, टाइम का पता नहीं लगा। ओके, वेरी गुड। तो आप सभी को समझ में तो आ रहा है? यस गाइस, क्लियर है सभी को? दिन अच्छा जाएगा।
दिन में 4 क्लास ले 4 क्लास लेने लग गया तो भेजा फ्राई हो जाएगा सभी का। ओके, अभी बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी टफ है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि 20-25 क्लास में बायोकेमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, और आज तीसरी क्लास थी। कब 25 क्लास होंगी पता भी नहीं लगेगा, इसलिए रोज़ रिवीजन करो। ओके, जो जो नए लोग हैं अगर वो बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है गाइस, आप रिवीजन रेगुलर रखना। ओके, रिवीजन मिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी अगली क्लास में। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। अच्छे से करते रहो अभी से, टाइम टू टाइम, जिससे कि क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहे आपके लिए भी मेरे लिए भी। ओके गाइस, देन गुड नाइट, सी यू टुमारो सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।